अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए हैं। इंतखाबात की अगली तारीख का फैसला 15 रोज बाद होने वाले इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने मतला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में मसरूफ होने की वजह से फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि फिलहाल इंतखाबात मुलतवी कर दे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बताया था कि कराची के अक्सर पोलिंग स्टेशन या तो हसास या इंतहाई हसास हैं। सिंध हुकूमत के पास 16,785 पुलिस एहलकारों की कमी है। पुलिस नफरी की कमी की वजह से सिंध हुकूमत ने 3 माह तक इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा की थी। सिंध हुकूमत ने पुलिस की 16,000 नफरी की कमी को फौज और रेंजर से पूरा करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन वजारत दाखिला ने मुतबादिल के तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से मुआसरत कर ली है। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वो एक कमज़ोर इलेक्शन कमिश्नर हैं। वो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के सहूलतकार बने हुए हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि आईन पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियारात दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत वजारत दिफा और वजारत दाखिला को जारी की, आप डिप्लॉयमेंट करें। अपने हिदायत ही जारी नहीं की, आप तो उनसे पूछ रहे हैं। कौन बताता है कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए? आप तो उनको हिदायत करें इनके मुताबिक। आपके अंदर इतना हौसला नहीं है तो पाकिस्तान के इदारों को आप हिदायत नहीं कर सकते। आप इस आईनी पोजीशन पे क्यों बैठे हुए हैं? मुस्तफी हो इससे, जान छोड़े हमारी। कोई बाहिम्मत आदमी लोगों को बुनियादी जमहूरी हक दे, इसलिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि आपके अंदर अगर ये सलाहियत नहीं है कि आप आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें तो आप मुस्तफी हो जाइए। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम का मुतालबा है कि मुल्क अवाम को वापस किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत का बिस्तर गोल हो और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। इन हुक्मरानों का पाँव अवाम की गर्दन पर है और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। गैर मकबूल हुकूमत के लिए गैर मकबूल होना इदारों के लिए मुनासिब नहीं। एमकेएम पाकिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात और पीपल्स पार्टी के रवैये पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने गिले शिकवे। हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन में जाना सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है। एमकेएम ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम और 140A पर अमल ना करने का भी शिकवा कर दिया। एमकेएम ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, क्या आप फैसला करें या करना चाहिए? तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बीर से। सुहेल बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज के जो इजलास हुआ और वज़ीर आज़म के सामने जो है वो एमकेएम पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे हैं। बिल्कुल, देखें, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सूरी की सरबराही में जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द ने जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाने वाली जो नाइंसाफियां हैं उसके ऊपर जो है वो खुलकर बात की गई है। जो हमें ज़राए से मालूमात मिली है उसके मुताबिक एमकेएम के वफ्द ने जो है वो हल्का बंदियों समेत 140A पर अमल दरामद न करने का भी शिकवा किया है और इस मौके पर उन्होंने एमकेएम के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम को जो है वो इस बात को दोबारा से दोहराया कि पीपल्स पार्टी से मुआहिदा के ज़ामिन जो है वो ये दोनों अफराद थे, तो ये दोनों अफराद जो है वो हमें दोबारा से हमारे मुआहिदात पर जो है वो अमल दरामद करने में हमारा साथ दें। जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है वो एमकेएम के वक्त को यकीन दहानी कराई है कि वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करेंगे। ठीक है, ये बताइए सुहेल, यकीन दहानी तो करवाई गई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि एमकेएम नया गवर्नर लाना चाह रही है। कोई तजवीज़ ऐसे सामने आई है? देखिए, अभी तक इस हवाले से कोई बात बाज़ाब्ता तौर पर तो नहीं की गई है। जो हमें ज़राए से मालूमात मिली है कि आज की मुलाकात में तमाम जो पीपल्स पार्टी से मुतालिक शिकायत है वो की गई है और वफाकी हुकूमत की जानिब से शिकवे हैं वो भी जो है वो किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अपडेट करने के लिए।
पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क का मौसर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम है, स्ट्रेटेजिक असासों का जामे निज़ाम कायम है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दाखिली बैरूनी सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। शुरका ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। पाक फौज की सलाह मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में सिंध बलूचिस्तान के सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज हर खतरे से मादर वतन का दिफा यकीनी बनाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। हनीमून पीरियड खत्म में सागदार की आमद के कुछ दिन बाद ही डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे का इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया। कराची में NTS पास असातिज़ा के एहतजाज में शिद्दत आ गई है। वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने पर पुलिस और असातिज़ा आमने सामने आ गए। पुलिस झड़प से भगदड़ मच गई है, जबकि पुलिस ने मुतअद्दिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया है। एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या मुजाहिरीन अब भी वहीं पर मौजूद हैं और कितने मुजाहिरीन हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है ये 2013 में NTS पास करने वाले उम्मीदवार हैं जिनको सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के लिए जो है वो भर्तियां करनी थी, उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। अब से कुछ देर कबल जो है एकदम से जो है मुतासिर अफराद को जो है वो मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। और इसमें हम बताते चले नाज़रीन को कि मुजाहिरीन में ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं और बड़ी तादाद जो है इस वक्त प्रेस क्लब पर पहुंची हुई थी। और जैसे ही पुलिस भारी नफरी मौजूद थी और उन्होंने जो है वो आगे जाने की कोशिश की वज़ीर आला हाउस की जानिब से, तो पुलिस ने रोका और उसके बाद मुतादिद जो है उनको हिरासत में लिया है। ताहम कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं और उसमें कुछ ख़वातीन भी शामिल है। अली, बताइएगा जख्मियों की इस वक्त हालत कैसी है और कहाँ मुंतकिल किया गया है जख्मी असातिज़ा को, और क्या हुकूमत की जानिब से कोई टीम गई है मुज़ाकरात के लिए? सबके बाहर ही मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनका मुतालबा है कि जो ऑर्डर है वो हमें फौरी मिलना चाहिए, क्योंकि कई साल से हम NTS पास और जो SCC सिंध हुकूमत ने दी थी वो करने के बाद भी अब तक जो है हमें ऑर्डर नहीं मिले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा अली रजा में तफसीलात बता रहे थे। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया गोड के करीब फैक्ट्री में लूट मार डाकुओं को महंगी पड़ गई। शहरी और पुलिस ने ताक़ुब के बाद मुकाबले में एक डाकू को मार दिया, जबकि 2 मुलज़मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल अजीजाबाद भंगोरिया गोट में मुलजमान की जानिब से फैक्ट्री में डाका डालने की जो है वो कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस और शहरियों के मुश्तरका ताक़ुब के बाद जो है वो एक डाकू को जो है वो पुलिस से हलाक किया गया, जबकि 2 डाकू पर जख्मी हालत में गिरफ्तार हैं। इब्तदाई तौर पर SSC सेंट्रल हैं मारूफ उस्मान, उन्होंने बताया है कि मुलजमान का ताक़ुब अजीजाबाद से लेकर समनाबाद थाने की हदूद तक जो है वो किया गया। मोबाइल लोकेशन के जरिए जो है उनका ताक़ुब किया जा रहा था, जिसके बाद मुलजमान ने जैसे ही मुद्दई को देखा, मुलजमान की जान से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जो है वो हलाक हुआ, जबकि 2 मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सौलत आपका। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान में सेंट्रल जेल के मुलाजिम ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर डाला। लोधी कॉलोनी में जेल मुलाजिम आरिफ शाह ने शहरी हुसैन को मामूली तल्ख कलामी पर मौत की घाट उतार कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में उस्ताद की जानिब से तलबा से पाम दबाने की खबर नशर होने पर नोटिस ले लिया गया। डायरेक्टर एजुकेशन नवाब शाह ने स्कूल टीचर अल्लाह दिन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। टीचर की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। काजी अहमद में टीचर के बच्चों को पाम दबाने की वीडियो वायरल हुई थी। PIA के फ़ज़ाई मेज़बानों के कनाडा में स्लिप होने पर PIA इंतज़ामिया का एक्शन। PIA ने 2 बरसों के दौरान कनाडा में स्लिप होने वाले 7 मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया, जिनमें 3 ख़वातीन फ़ज़ाई मेज़बान भी शामिल हैं। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असर चौधरी से। जी जावेद साहब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी जावेद साहब, बताइएगा, लापता फ़ज़ाई मेज़बानों को सिर्फ मुलाजमत से बर्खास्त करना काफ़ी है? इनकी तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जी, PIA के फ़ज़ाई मेज़बानों के कनाडा में स्लिप होने के मामला सामने आने पर
इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए कि ये 2 सालों के दौरान कनाडा में स्लिप होने वाले 7 मुलाजिम को मुलाजमत बर्खास्त किया है और बर्खास्त होने वाले में 3 खवातीन फजाई मेजबान भी शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुलाजिमीन की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टोरंटो जाने वाली परवाज़ों पर तमाम फजाई अमले से डिक्लेरेशन लिया जाता है। टोरंटो पहुंचने पर फजाई मेजबान के पासपोर्ट स्टेशन में आने के बाद जमा कराना लाजमी करार दिया गया। फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूटर इजाज़त अली शाह के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं, जो कि हाल ही में 2 रोज कबल टोरंटो में स्लिप हुआ, जबकि इंक्वायरी मुकम्मल होते ही इसको भी मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। जराये का ये कहना है कि स्लिप होने वाले फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूटर इजाज़त अली शाह पीपल्स यूनियन का एक रहनुमा का मुबैना रिश्तेदार भी बताया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजिमान को रिहा कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने अदालत में कहा, फरीकैन के दरमियान सुलह हो चुकी है, दोनों खानदानों के आपस में अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, अदालती फैसला इंसाफ का बोलबाला है। इस्लामाबाद से अबरार हुसैन अस्तूरी की रिपोर्ट देखिए। शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजमान रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट में शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई और दीगर मुलजमान की बरीयत पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। मुलजिम शाहरुख जतोई के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, फरीकैन में पहले ही राजीनामा हो चुका है, मुलजमान की जानब से दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था, ताहम कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सराय तालपुर को सजाए मौत, जबकि नवाब सजाद गुलाम मुर्तजा को उम्र कैद सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला तब्दील करते हुए ATA के तहत 4 मुलजमान को उम्र कैद सुनाई थी। मुलजमान ने सिंध हाई कोर्ट के उम्र कैद के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी। केस के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाहरुख जतोई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इस्लाम में भी उफू दरगुजर का जिक्र है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि शाहरुख कत्ल में मुलव्वस था या नहीं। जो 780A में उनको सजा थी, क्योंकि आज जो बरी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुलजमान को बरी किया है, वो 80A में उनकी सजा थी। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ था, ये तो हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया था कि वाकई कॉम्प्रोमाइज़ जो राजीनामा है मकतूल के वरसा ने आज खुद पेश होकर खुद ही अफू और दरगुजर और माफ़ कर दिया है उनके तमाम वरसा ने, और उन्होंने इसलिए कहा कि 302 से मैं मुस्तस्ना करता हूँ। 25 दिसंबर 2012 को कराची दरकशां थाने की हदूद में 20 साला नौजवान शाहजेब को बहन की शादी से घर वापसी पर डिफेंस के इलाके में कत्ल कर दिया था। कैमरामैन उमैर रफाक के साथ इब्रार हुसैन अस्तूरी, GTV इस्लामाबाद। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले बैरिस्टर फहद मलिक केस में मुलजिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सेशन अदालत ने 6 साल के ट्रायल के बाद केस निपटा दिया। तीनों मुलजिमान को फहद मलिक की फैमिली को 5-5 लाख रुपए अदायगी का हुक्म। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल में इंसाफ हो गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मरकजी मुलजम समेत तीनों मुलजमान को सजा सुना दी। राजा अरशद, राजा हाशिम और नुमान खोखर को मकतूल की फैमिली को 5-5 लाख रुपए भी अदा करने होंगे। तीनों मुलजमान को इक़दाम कत्ल, तशद्दुद, दावा बोलने की दिफात में 18 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बैरिस्टर फहद मलिक को अगस्त 2016 में थाना शालीमार के इलाके में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। फहद मलिक कत्ल केस पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ सेशन अदालत पहुंचा था। मरकजी मुलजिम राजा अरशद को मुल्क से फरार होने की कोशिश में तुर्कम बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। सानह कारसाज को बीते 15 बरस हो गए। कराची में सानह कारसाज के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा यादगार शोहदा पर आ रहे हैं। यादगार शोहदा की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे खाबर हुसैन से। खाबर बताइएगा, अब तक कौन कौन से रहनुमा यादगार का दौरा कर चुके हैं और मजीद कौन कौन से रहनुमा इस वक्त दौरा करेंगे? जी, आज सानहा कारसाज को 15 बरस बीत चुके हैं। आज 2007 में होने वाले सानहे को, और यहाँ पर आज भी लोग बड़ी तादाद में उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हो रहे हैं। आज सुबह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, कायदीन और कारकुनान यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे और उन यादगार उन शोहदा की याद में यहाँ शमे रोशन की गई, फातह खानी की गई थी। इस वक्त हमारे साथ रुकने सिंध असम्बली मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा ये वाकया आज इतने साल गुजरने के बावजूद पीपल्स पार्टी के गिरजालों के दिलों में आज भी जिंदा है? बहुत बिल्कुल अफसोस की बात है। ये 15 साल पहले जो सान्या हुआ था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज हमारे वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनाटी विंग के वर्कर जियाले भी खराज अकीदत और सलाम पेश करने इधर आए हैं। हर साल आते हैं। सच बताएं कि वो दिन किसी से भूलेंगे नहीं जब शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
کے ساتھ یہ اتنا بڑا قافلے کے ساتھ سانحہ ہوا تھا. 177 ہماری جانیں شہید ہوئیں. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں کوئی بھی ساتھ. مشتاق مٹو صاحب بھی آپ سر بتائیے گا, آپ بھی صبح سے یہاں موجود ہیں, کیا کہیے گا اس دن؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہے کہ جہاں پہ قائدین نے بھی قربانیاں دی اور جیالوں نے بھی قربانیاں دی, یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ اور زندہ رہے گی. ٹھیک ہے جی, آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنی کابینہ کے ساتھ حاضری دی ہے یادگار شہداء پر. ان کے بعد یہاں پر آصفہ بی بی جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں, اور ان کے بعد پھر سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور ان کے ہمراہ نثار کھوڑوں نے یہاں حاضری دی تھی. اور اب یہاں پر اقلیتی ونگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ان کے جیالے اور صدر سندھ جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پر حاضری دی ہے. اور اس کے بعد کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کرتے خاور حسین, آپ کا بہت شکریہ. جامشورو کے صنعتی زون میں قائم ٹیکسٹائل مل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. فیکٹری کے بلو روم کھاتہ میں لگنے والی آگ نے پوری فیکٹری کو لپیٹ میں لے لیا. فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں. آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا کاٹن جل کر خاکستر ہو گیا ہے. سندھ میں سرکاری اسپتالوں میں پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہڑتال جاری ہے. مظاہرین نے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 2 دن کا وقت دے دیا ہے. صوبائی وزیر صحت نے بھی 2 ٹوک کہہ دیا, کورونا ختم ہو گیا, اب رسک الاؤنس نہیں ملے گا. احتجاج ختم نہیں کیا تو نیا اسٹاف بھرتی کیا جا سکتا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. سندھ بھر میں دوسرے روز بھی پیرامیڈیکل اسٹاف کا رسک الاؤنس کی بندش کے خلاف او پی ڈی کا بائیکاٹ اور اسپتالوں کے باہر احتجاجی دھرنے جاری رہے. حکومت سندھ کی جانب سے کورونا رسک الاؤنس بند کرنے کے خلاف محکمہ صحت کے ملازمین نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر او پی ڈی کا مکمل بائیکاٹ کر کے احتجاجی مظاہرے کیے. احتجاجی مظاہروں سے خطاب کرتے ہوئے پیرامیڈیکل اسٹاف کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے کورونا رسک الاؤنس بند کرنا پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ ظلم ہے. مظاہرین نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر رسک الاؤنس بحال کر کے ملازمین میں پائی جانے والی بے چینی ختم کی جائے. بصورت دیگر 20 اکتوبر کو کراچی پریس کلب کے آگے احتجاجی دھرنا دیا جائے گا. دوسری طرف اسپتال کی او پی ڈی کے بائیکاٹ سے سینکڑوں مریض رل گئے. سکھر, لاڑکانہ, حیدرآباد, دادو, سانگڑ اور شکارپور سمیت کئی اہم شہروں میں مریض سخت پریشان ہیں. پاک فوج کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. متاثرین کے لیے 200 ٹن امدادی سامان ٹرین کے ذریعے پنواقل روانہ کر دیا گیا. مزید تفصیلات چودھری کی رپورٹ میں. پاک آرمی سیلاب متاثرین کی امداد میں پیش. متاثرین کے لیے ٹرین سے امدادی سامان روانہ کرنے کے سلسلے کا بھی آغاز کر دیا گیا. پاک فوج کی جانب سے مجموعی طور پر 40,000 راشن بیگ ٹرین کے ذریعے روانہ کیے جائیں گے. پاک فوج نے دوسری ٹرین کے ذریعے 200 ٹن امدادی سامان کی کھیپ پنو آکل روانہ کر دی, جس میں 13,000 راشن بیگ شامل ہیں. یہ بھی جو ٹرین جا رہی ہے اس میں بھی تقریباً ہم 200 ٹن بھجوا رہے راشن, جس طرح کے اس کے اندر آٹا ہے, رائس ہے, دالیں ہیں. پاک فوج کے کرنل تصدق نے بتایا کہ راشن کے ساتھ پینے کے صاف پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ بھی روانہ کیے جا رہے ہیں, جس کی وہاں سخت ضرورت ہے. ایک تو وہاں سے سامان آ رہا ہے, پھر جو فورن ایڈ ہے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وہاں سے ریسیو ہو کر آ رہا ہے سامان, پھر پورٹ قاسم سے ہی سامان آ رہا ہے, پلس ہمارے پاس سول ڈونرز ہیں وہ بھی سامان ہمارے پاس یہاں پر لا رہے ہیں جو ہم بھجوا رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ اگلی ٹرین سے متاثرین کے لیے گرم ملبوسات بھی روانہ کریں گے. اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ سردیوں کا سامان بھی بھجوایا جائے. سردیوں کے سامان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو کمبل ہوں, رضائیاں ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایسی کوشش کریں گے کہ ٹینٹس اور بھجوائے جائے. اس سے قبل بھی ایک ٹرین خشک راشن اور 150 ٹن امدادی سامان کے ساتھ نواب شاہ روانہ کی گئی تھی. کیمرامین جعفر کے ساتھ جاوید اصغر چودھری, جی ٹی وی, کراچی. اور یہاں آپ کو بتائیں, لال حویلی راولپنڈی کے سب سے قدیمی راجہ بازار میں واقع اپنے اندر صدیوں کی تاریخ رکھتی ہے, جس کے مکین عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید جو سالوں سے اس حویلی پر براجمان ہیں. اب اس حویلی کو خالی کروانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. شیخ رشید اور اس حویلی کے گرد بسنے والے کیا کہتے ہیں, بتائیں گے آفتاب جہان اپنی اس رپورٹ میں. 100 سال سے کھڑی لال حویلی جس کے ملکیت کے دعوے دار ہیں شیخ رشید, اب اس کو خالی کروانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. لال حویلی میں اپنی نصف زندگی گزارنے والے شیخ رشید کہتے ہیں کہ اس حویلی کو خالی کروانے کے لیے میری موت کا انتظار کرنا ہوگا. کوئی خالی نہیں کرنے جا رہا, آن مائی ڈیڈ باڈی. 3 مرلے کی حویلی سے خوف زدہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تو سیشن کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, پھر میں خود ہوں. میں بھی راولپنڈی کے لوگوں کو کال دے سکتا ہوں جو
लाखों ना सही हजारों की तादाद में इससे अटैच हैं। अपना बचपन और जवानी इस हवेली में गुजार दी और 16 मर्तबा इस हवेली के ऊपर अपनी जीत का परचम लहराया। मायूसी कुफ्र है जी, और जिद्दोजहद हमारा तुर्रा इम्तियाज है, कोई मजाक है ये। इस तरह 16 वजारतों में कुछ नहीं निकला तो अब लाल हवेली निकाल दी है, और बेवकूफ़ हैं इनसे जो उनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि शेख रशीद ने कहा कि जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हात इस हवेली में गुजारे हैं। मेरे यहाँ आने से कबल ये हवेली जिन्नात का घर हुआ करता था। लाल हवेली को सदियों से देखने वाले राजा बाजार टीम शहरी कहते हैं ये हवेली हमारे इलाके की रौनक है और हवेली की रौनक शेख रशीद से ही है। 1946 उस वक्त जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त से ये लाल हवेली में देखता आया। ये शेख रशीद साहब ही यहाँ रहते थे। हमारी शेख साहब की वजह से बड़ी हिफाजत थी और बाजार में रौनक थी। वो चले जाएंगे, रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, हमारी सारी ज़िंदगी इधर गुजर चुकी है, हमें तो अच्छा लग रहा है। लाल हवेली अच्छी, हमारे इलाके की रौनक है। हम तो कहते शेख साहब यहाँ से ना जाएं, यहाँ ही रहें। हमारे लिए रौनक है, हमारी बाइस से फ़ख्र है हमारे लिए। लाल हवेली को खाली करवाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। मेरे एक कॉल पर पूरा पिंडी यहाँ जमा हो जाएगा। खित्ते पुटहा हवेली, इस हवेली में अनगिनत मीठी और तल्ख जिंदगी गुजारने वाले शेख रशीद कहते हैं इस हवेली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, रावलपिंडी। भारत के खेल में सियासत की आदत नहीं बदली। हट धर्मी की एक और शर्मनाक हरकत सामने आ गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह ने तस्दीक कर दी। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। PCB ने ACC और दीगर सफारती जराये से भारतीय बोर्ड से बात करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने पर गौर कर रहा है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, कोयटा में हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले इज्तिमाई शादी कमेटी ने 16 जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया। जोड़े शादी में मिलने वाले तहाइफ और पाकीज़ा रिश्ते में बंधने पर बेहद खुश नजर आए। कोयटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। कोयटा में इज्तिमाई शादी कमेटी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में कम वसाइल के हामिल खानदानों के बच्चों के अलावा शादी के बंधन में बनने वाले जोड़ों में सैलाब से मुतासरा जोड़े भी शामिल थे। हाथों पर हिना के रंग सजाए दुल्हने बने संवरे दुल्हे बेहद खुश नजर आए। मेरे माँ बाप बहुत हाथ तंग थे, इन लोगों ने मेरी शादी करवाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सलबिया सूरत में सब तबाह हो गया था, इस वजह से शादी भी रुक गई थी। इन लोगों ने हमारी शादी करवाई। सब शादी इकट्ठा करके हम सबके दरख्वास्त था हम लोग इधर आकर शिरकत किया ताकि हमारी शादी हो जाए। इज्तिमाई शादी में नए नवेले जोड़ों के सरों पर दस्ते शफकत रखने वाले कबायली रहनुमा और एडवोकेट इनायतुल्लाह कासी कहते हैं कि वो आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे अपने बहन भाइयों को शादी के बंधन में बांधकर अपना फर्ज अदा किया हो। जैसे मेरे अपने छोटे भाइयों की या मेरे बेटे की या मेरी बेटी की शादी हो सकता है मुझे इतनी खुशी होती जितनी अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे हो रही। और ये अल्हम्दुलिल्लाह खैर का काम है, ये घर बसर है और मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है कि मैं किसी भी खैर के काम में पीछे नहीं हटूंगा। तंजीम की जानिब से जोड़ों को नई जिंदगी शुरू करने के लिए तहाइफ दिए गए तो मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ा भी की गई। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।